हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में कोशिका का जो सामान्य जानकारी थी उसके बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में कोशिका के बारे में तो पढ़ लिया था कि कोशिका क्या होती है, शरीर की मूलभूत इकाई होती है या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिका के सिद्धांत के लिए देखो, दो साइंटिस्ट हैं, उनका ज़रूर ध्यान रखना डेट सहित। एक तो आए थे 1838 में और एक आए थे 1839 में, लगभग बराबर में। ये जर्मनी के थे, ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के। ये थे स्लाइडन और ये थे स्वान। इन्होंने क्या किया, जो जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे स्लाइडन, मिथियास स्लाइडन, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स सेल होती हैं वो क्या करेंगी, आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती हैं। तो 1838 में जर्मनी के वैज्ञानिक मिथियोडोर स्लाइडन ने बताया कि जो प्लांट सेल होती हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती हैं। इन्होंने क्या बताया, जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल होती हैं वे आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक का फॉर्मेशन कर लेती हैं। फिर ठीक इसी समय 1839 में ब्रिटिश के वैज्ञानिक स्वान नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्लांट सेल को देखा और उन्होंने देखा कि प्लांट सेल के चारों तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहरी एक परत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कला कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कला कहते हैं। यानी जो कोशिका के चारों तरफ जो जीवद्रव्य कला है उसको सबसे पहले स्वान ने देखा था। इन्होंने बताया कि प्लांट्स सेल होती हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, प्लांट सेल आपस में मिलकर क्या करेंगी, उत्तक का निर्माण करेंगी। और इन्होंने बताया कि जो प्लांट सेल में एक अलग विशेषता होती है, क्योंकि इसके चारों तरफ, क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्लांट सेल को भी देखा था और एनिमल सेल को, एनिमल सेल को भी देखा था। यानी इन्होंने पादप कोशिका को और जंतु कोशिका दोनों को देखा। इन्होंने बताया कि जो प्लांट सेल होती है उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन के रूप में, बाह्य परत के रूप में एक परत और पाई जाती है, जिसको हम जिसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह कोशिका भित्ति है इस प्लांट सेल की क्या होती है, मुख्य विशेषता होती है। यानी प्लांट, सिर्फ प्लांट कोशिका में ही क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनिमल सेल में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और इन्होंने बता ही दिया कि प्लांट सेल है वो आपस में मिलकर क्या करती है, उत्तक का निर्माण करती है। और यहाँ पर भी क्या बताया कि एनिमल सेल है वो भी आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है, उत्तक का निर्माण करती है। लेकिन प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन के रूप में, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के रूप में क्या पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दोनों का निष्कर्ष क्या था कि प्लांट सेल मतलब सेल मिलकर क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है, उत्तक बना रही है, मतलब कोशिका मिलकर क्या बना रही है, उत्तक। तो इन्होंने संयुक्त रूप से क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। लेकिन ये बात बताने में ये असमर्थ रहे थे, क्या, कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हो रहा है। ये बता तो दिया कि कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बना रही हैं, उत्तक, लेकिन ये बताने में असमर्थ रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट आए थे 1855 में, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण, यानी कोशिका विभाजित होती है और विभाजित होकर जो नई कोशिकाओं का निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। कब आए थे, 1855 में। कौन आए थे, रुडोल्फ विर्चो, या विर्चो भी बोलते हैं इसको। इन्होंने क्या बताया कि कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है। क्या बताती है, सेल क्या होती है,
विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। क्या होता है? नई कोशिकाओं या न्यू सेल्स का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। इस जो लाइन है उसका मीन्स इन्होंने दिया था, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? ओमनियस सेलुला ए सेलुला। मैंने बताया था सेलुला शब्द से किसकी ओरिजिन हुआ था? कोशिका शब्द का ओरिजिन हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। इस स्टेटमेंट का मीन्स यही है, ये स्टेटमेंट भी पहुंचता है, यानी कि रुडोल्फ विर्चो ने अपना स्टेटमेंट कौन सा दिया था? तो क्या दिया था? ओमनियस सेलुला ए सेलुला दिया था। और इसका मीन्स क्या होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। और इन्होंने क्या दिया था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। और आधुनिक सिद्धांत कोशिका सिद्धांत थी, उसकी क्या क्या मुख्य बातें थी वो हम पढ़ते हैं। आधुनिक कोशिका सिद्धांत की, आधुनिक कोशिका सिद्धांत में रखा गया कि सभी जो सजीव हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कोशिका और कोशिका के उत्पाद, कोशिका व उसके उत्पादों से, कोशिका और उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। और अभी जो रुडोल्फ विर्चो का जो स्टेटमेंट पढ़ा था वो कौन सा? कि नई सेल का यानी न्यू सेल का जो ओरिजिन होता है वो ओल्ड एज सेल से ही होता है। नई कोशिका का निर्माण पुरानी सेल से होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट था इनका कि कोशिका के अंदर होने वाली यानी सजीव के शरीर के अंदर होने वाली सभी जो क्रियाएं होती हैं, यानी उपापचय क्रियाएं होती हैं, वो कोशिका के अंदर संपन्न होती है। सजीव की उपापचयी क्रियाएं सेल में संपन्न होती हैं। और जो कोशिका होती है वो आनुवांशिकता की इकाई होती है, क्योंकि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कोशिका में क्या पाए जाते हैं? आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ वो होते हैं जो माता पिता से उनके लक्षणों को कहाँ तक पहुँचाते हैं? संतान में पहुँचाते हैं। यानी संतान में लक्षणों को पहुँचाने का कार्य कौन करते हैं? आनुवांशिक पदार्थ करते हैं, यानी डीएनए और आरएनए होते हैं। सेल में क्या पाए जाते हैं? आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ कौन से हैं? डीएनए और आरएनए। कौन से हैं? डीएनए व आरएनए। राइबोन्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये तो क्या थे? स्टेटमेंट थे। यानी यहाँ पर दो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और एक पुरानी कोशिकाओं का निर्माण से नई कोशिका का निर्माण होता है। इन स्टेटमेंट में कुछ अपवाद रह गए थे, मतलब कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं, वो भी देख लें।
कोशिका सिद्धांत के अपवाद। अपवाद क्या होते हैं कि जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं उन पर जो लागू न हो पाए। जो कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, एक तो है वायरस, यानी कि विषाणु, प्रियन और विरोइड। ये क्या है? कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में कौन कौन से साइंटिस्ट थे वो ध्यान रखें। एक तो स्लाइडन प्लस स्वान, इन्होंने तो क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। और आधुनिक रुडोल्फ विर्चो। क्यों दिया? क्योंकि स्वान और स्लाइडन नामक साइंटिस्ट ने क्या नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो ये बात किसने बताई थी? रुडोल्फ विर्चो ने। फिर इनका जो स्टेटमेंट है वो कंबाइंड कर क्या दिया गया था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया। और ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत के स्टेटमेंट है। और जो कोशिका सिद्धांत के अपवाद मतलब जो रूल फॉलो नहीं करते वो हैं वायरस, प्रियन और विरोइड है। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ कोशिकाओं की साइज देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के बाद में हम देखते हैं सेल साइज, यानी कोशिका कितनी बड़ी हो सकती है। सबसे पहले बात करें हम माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसकी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर। और आपको मैं बता दूं माइक्रोमीटर का जो वैल्यू है वो कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है। यहां पर आपको बता दूं कि माइकोप्लाज्मा क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी सेल है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि ये क्या होती है? माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय होती है, मतलब इसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। फिर मैंने बताया नेक्स्ट देखो PPLO प्लूरोनिमोनिया सह सजीव, इनकी जो साइज है वो होती है 0.1 माइक्रोमीटर। अब आप कहोगे कि सर ये तो इससे भी छोटा है, इससे माइकोप्लाज्मा। तो मैं ये बता दूं कि ये क्या है? माइकोप्लाज्मा का प्रकार है। क्या है ये? माइकोप्लाज्मा का क्या है? प्रकार है। ये माइकोप्लाज्मा का ही प्रकार है। इसके बाद में हम बात करें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो साइज है वो कितनी होती है? 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। बैक्टीरिया क्या होता है? एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें डिफरेंट जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यहाँ पर बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है? 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। अब बात करें ह्यूमन आरबीसी की, यानी मानव आरबीसी की, रेड ब्लड कार्पल्स। इसकी जो साइज की बात करें उसकी साइज है 7 माइक्रोमीटर हो जाएगी। यानी मानव की जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स, जिसकी वजह से अपना खून का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन, उसके कारण। और ये क्या करती है? ऑक्सीजन का फ्लो करती है क्योंकि हीमोग्लोबिन उसमें पाया जाता है। उसके बाद में बात करें जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसकी साइज होती है 10 से 20 माइक्रो। यूकैरियोटिक सेल, इसकी साइज होती है 10 से 20 माइक्रोमीटर होती है। उसके बाद में बात करें हम न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर। लंबी कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर। और मैंने बताया तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे
लंबी क्या है ये, सेल है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं जो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा है वो क्या होता है, एक सबसे बड़ी कोशिका होती है और इसकी साइज होती है 17 गुणा 11 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसका वेट होता है, वजन होता है, वजन कितना होता है, लगभग 1.5 kg होता है, लगभग 1.5 kg होता है। और ये कोशिका क्या होती है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये सबसे बड़ी सेल है। इसके साथ ही बात करें जो पादप कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका है वो है बोहरविया निव्या। बोहवेरिया निव्या, ये क्या होती है, सबसे बड़ी प्लांट्स सेल होती है और इसकी लंबाई क्या है, 55 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 55 सेंटीमीटर। ये क्या है, सबसे बड़ी पादप कोशिका, सबसे बड़ी प्लांट सेल होगी। ये क्या है, एनिमल सेल है सबसे बड़ी। ठीक है, उसके बाद में देखो जैसे एसिटाबुलेरिया है, एसिटाबुलेरिया, ये क्या होता है, एक ग्रीन एल्गी होता है और ये सबसे लंबा यूनिसेलुलर प्लांट्स है, सबसे लंबा एक कोशिकीय प्लांट। और कितना होता है, 10⁻⁻14 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी मतलब हरी शैवाल, ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, इस प्रकार आपने कोशिका की साइज पढ़ ली। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कोशिका का आकार। हम पढ़ते हैं कोशिका का आकार कौन सा होता है। तो अब देखो सेल शेप। जो कोशिका की जो आकृति होती है, आकार होता है, आकार किस पर निर्भर करता है, उसके कार्य पर निर्भर करता है। तो सेल का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है, यानी जैसा उसका कार्य होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, सेल साइज होती है। जैसे हम बात करें आरबीसी होती है, ह्यूमन आरबीसी है, इसकी आकृति कैसी होती है, अंडाकार और अवतली होती है। कैसा होती है, गोलाकार व अवतली। अवतल जो आपने जाना होगा कि अवतली कैसा होता है, राउंडेड शेप में तो होती है लेकिन बीच में से क्या होती है, पिचकी हुई होती है। ठीक है, बीच में से क्या होती है, पिचकी होती है, मतलब बीच में से सिकुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें WBC की। WBC इसकी आकृति होती है अम्बीबा आकृति, यानी अम्बीबा की तरह। अम्बीबा क्या होती है, अनिश्चित आकृति की होती है। अम्बीबीय आकृति, यानी अमीबा की तरह इसकी आकृति होती है। नर्व सेल की बात करें, न्यूरॉन की, न्यूरॉन कैसी होती है, शाखित। न्यूरॉन की जो शेप होती है, आकार होता है, वो कैसे होती है, शाखित होती है। और ये क्या होती है,
लंबी होती है। इसके बाद में बात करें उसकी पर्णमध्योतक की बात करें, यानी कि मीसोफिल कोशिका, पर्णमध्योतक। पर्णमध्योतक होता है, उसकी आकृति कैसी होती है? गोल व अंडाकार होती है। इस प्रकार हमने कोशिका की जो आकार है उसके बारे में जाना। आरबीसी कैसी होती है? गोलाकार या उत्तली होती है। आरबीसी की लंबी भी आकृति होती है, न्यूरॉन की लंबी और साकित होती है, और पर्णमध्योतक मेसोफिल जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं? गोल और अंडाकार होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कोशिका सिद्धांत, कोशिका शेप और कोशिका साइज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।